गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 64। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 10वीं है और डेट है 10 दिसंबर। संघवाद पुनरावृत्ति। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? तो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा था? हमने देखा था कि भारत में जो कानून बनाने की शक्ति है उसको 3 सूचियों में बांट दिया गया था। ठीक है, एक संघ सूची थी, ठीक है, एक राज्य सूची थी, एक समवर्ती सूची थी। तो उनमें अलग अलग पावर दी हुई थी। पूरा डिटेल में देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। स्थानीय सरकार के महत्व का क्या कारण है? स्थानीय सरकार की जो भी स्थानीय प्रॉब्लम होती हैं तो वो सरकार वो अच्छे से एड्रेस कर सकती है। संघवाद से आप क्या समझते हो? ऐसी सरकार जिसमें ऐसा सिस्टम जिसमें 2 लेवल हों गवर्नमेंट के, यानी कि जैसे एक कि भाई केंद्र में मतलब पूरी पावर जो है केंद्र के, एक मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो केंद्र के पास है, और दूसरे लेवल पे जो लोकल लेवल की चीज़ें हैंडल करनी है वो वाली। तो संविधान में संघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन भारतीय संघों के सिद्धांतों पर आधारित है। तो भारत में बहुत सारे संघ के फीचर्स हैं, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखो बच्चा, ये एग्जैक्टली आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, उसमें से मैंने ये आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहती थी कि, क्योंकि हमें एक लेवल डिसाइड करना होता है कि 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लेवल के आंसर लिखे जाने चाहिए। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स 1-2 बार पढ़ लोगे ना, तो आपको किसी की आंसर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा, आपके माइंड में सेट होगा कि ओके ये वाला आंसर उस पेज पे है, राइट। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है? भारत के संविधान ने सत्ता को 3 सूचियों में विभाजित किया: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कानून बना सकता है? जो पूरे राष्ट्र के महत्व वाले सब्जेक्ट होते हैं, इसमें राष्ट्रीय महत्व का विषय शामिल है। केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा। तो इसमें क्या है कि अगर आपको सारे याद ना रहें, ठीक है, तो 2-2 तो एटलीस्ट याद करना। अब देश की सरकार का जो भी कानून हो, एक तो रक्षा का देख लो, डिफेंस वगैरह का कहाँ जाएगा, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंकिंग है, अब जो करेंसी है यानी कि जो मुद्रा है हमारी, जो पैसा है, तो ये हमारे पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए संघ सूची में है। राज्य सूची, राज्य सूची में राज्य और स्थानीय महत्व जैसे कि पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, सिंचाई आदि विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। लेकिन अगर दोनों ही बना लेते हैं किसी एक पे, तो किसका कौन मान्य होगा? सेंटर का मान्य होगा। ठीक है, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार जैसे शिक्षा, वन, व्यापार, संघ, विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार दोनों के लिए सामान्य हित के विषय शामिल हैं। स्थानीय सरकार के महत्व का वर्णन करें। विकेंद्रीकरण के पीछे मूल विचार यह है कि बड़ी संख्याओं में समस्याएं और मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छे ढंग से सुलझाए जाते हैं। लोगों को अपने इलाकों में समस्याओं का बेहतर ज्ञान है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए निर्णय लेने में सीधे भाग लेना संभव है। यह लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत को विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, संघवाद से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। आमतौर पर एक महासंघ के पास सरकार के 2 स्तर होते हैं। एक पूरे देश के लिए सरकार, जो आमतौर पर सामान्य राष्ट्रहित के कुछ विषयों के लिए जिम्मेदार है। अन्य प्रांत या राज्यों के स्तर पर सरकारें, जो अपने राज्य के दिन प्रतिदिन के शासन की बहुत देखरेख करती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के महासंघ। ठीक है, संयुक्त राज्य में वो है ना, संघ है। संविधान में संघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारे फीचर हैं। ठीक है, किसके? संघ के। संविधान ने भारत को राज्य का संघ घोषित किया है। हालांकि इसमें फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन भारतीय संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान मूल रूप में सरकार, केंद्र सरकार या जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, भारत और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली 2 स्तरीय प्रणाली के लिए प्रदान किया गया है। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघवाद का एक तीसरा स्तर जोड़ा गया है। किसी भी महासंघ की तरह ये अलग अलग क्षेत्राधिकार का आनंद लेते हैं, यानी कि अपनी अपनी पावर है इन लोगों के पास। संविधान ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का 3 गुना वितरण किया है। ठीक है, 3 गुना नहीं, 3 स्तर पर वितरण किया है। ठीक है, यहाँ पे 3 गुना मत लिखना, 3 स्तर पर वितरण किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1990 से पहले और बाद में केंद्रीय राज्य संबंधों का विश्लेषण कीजिए। भारत में केंद्र राज्य संबंधों को 3 चरण में बांटकर देखा जा सकता है। प्रथम चरण, यह चरण भारत की आज़ादी से 1969 तक का समय काल था। इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं, जिसकी वजह से काल में केंद्र राज्य संबंध
में बेहतर तालमेल था। दूसरा चरण 1969 से 1990 के दौरान था। इस अवधि के दौरान केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार बनी थी। इसी कारण इस अवधि में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समय समय पर टकराव की स्थिति पैदा हुई थी। तीसरा चरण यह 1990 के बाद का समय काल है। इसे गठबंधन का काल भी कहा जाता है, क्योंकि अब केंद्र सरकार में भी क्षेत्रीय दलों की भागीदारी हो गई है, जिसके कारण इस काल में केंद्र राज्य के बीच आपसी संतुलन और समन्वय सुधरा है, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन हो गया है। 1992 में संवैधानिक संशोधन की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा भारत में स्थानीय सरकारों की स्थापना हुई है। 1992 में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था। स्थानीय निकाय चुनाव को नियमित रूप से आयोजित करना अनिवार्य कर दिया गया था। अनुसूचित जाति और जो आपकी अनुसूचित जनजाति है, पिछड़े वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी। हर राज्य में स्थानीय चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था। भाषा नीति की चुनौती का सामना भारत में किस प्रकार किया गया? हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाएं हैं जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। एक निर्धारित भाषा के रूप में सभी राज्यों की अपनी राज्य भाषा है। साथ ही हिंदी का उपयोग स्वतंत्रता के बाद आधिकारिक प्रयोजन के लिए भी किया जाता है तथा एक त्रिभाषीय फार्मूले को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत हिंदी अंग्रेजी के अलावा एक स्थानीय भाषा को पढ़ना अनिवार्य किया गया है। गठबंधन सरकार में शक्तियों की साझेदारी किस प्रकार की जाती है? गठबंधन सरकार उस सरकार को कहते हैं जब सरकार बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक पार्टियां एक साथ आती हैं, जैसे वर्तमान में एनडीए की सरकार। गठबंधन सरकार में एक साझा कार्यक्रम तय किया जाता है जिसके तहत सरकार कार्य करती है। इसमें कई दलों की साझी भागीदारी होती है। पंचायत राज प्रणाली भी किसी भी 2 उपलब्धियों और किसी भी 2 चुनौतियों के बारे में बताइए। स्थानीय समस्याएं और मुद्दों को स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से सुलझाने में सहायता मिलती है। निर्णय लेने में आम लोगों की भागीदारी संभव हो सकी है। ठीक है। और चुनौती अभी भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का अभाव है। भ्रष्टाचार से निपटने की चुनौती है। तो नेक्स्ट है आपका हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति है, स्पष्ट कीजिए। संविधान लागू करते समय जरूरत महसूस की गई कि पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए राष्ट्रभाषा का होना जरूरी है, लेकिन आम सहमति न बन पाई। इसी की वजह से हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकारा गया। संविधान के अनुसार आधिकारिक उद्देश्यों के लिए जो भी ऑफिशियल चीज़ें हैं उनके लिए 1965 तक यूज़ किया जाएगा, लेकिन बाद में इंग्लिश को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो गैर हिंदी राज्य थे जैसे साउथ इंडिया वगैरह, ठीक है, तो उन लोगों को इस चीज़ में प्रॉब्लम हुई, तो आज तक भी जो इंग्लिश है वो जारी रही है। अपने शब्दों में संघवाद को परिभाषित कीजिए। ये आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो पैराग्राफ में से हैं। तो बच्चे यहाँ पे आपको पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है। अपने शब्दों में संघवाद को परिभाषित करें। जो भी इसमें संघवाद की डेफिनेशन है वो आपको लिखनी है। ठीक है। सरकार के एकात्मक रूप से आप क्या समझते हैं? ठीक है, एकात्मक रूप देखना है इसका। फिर भारतीय संघ सरकार का कौन सा रूप है? अर्ध संघीय है भारतीय, पूरा कंप्लीट फेडरेशन नहीं है बल्कि क्वासी फेडरल है। ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए। जब आप इसको अपने शब्दों में लिखोगे ना, तो इसकी 4 या 5 जो भी अच्छी लाइनें आपको लगें, जितना भी मैंने पढ़ाया उसमें से 4 या 5 लाइनें आप लिख देना। ठीक है। तो चलिए जो बाकी ऊपर वाले क्वेश्चन उनको देख लेते हैं, कैसे करेंगे आप लोग। ओके। तो संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें देश के भीतर सरकार से कम 2 स्तर मौजूद होते हैं। पहला केंद्र स्तर पर और दूसरा स्थानीय तथा राज्य स्तर पर। फिर है सरकार के एकात्मक रूप से आप क्या समझते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसे शासन को कहते हैं जहां सरकार का केवल एक ही स्तर होता है। भारतीय संघ सरकार कौन सा रूप है? अर्ध संघीय। ठीक है, अर्ध संघीय आप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त वर्णन भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कर देंगे। जो मैंने कहा कि 4-5 जो लाइनें दी हुई हैं उनको आप लिख देंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लाइक का टारगेट हम रखते हैं 2000। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।